तो कैसे हो आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में लेके हैं क्लास 10 के रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री इंग्लिश में कहा जाता है। ये मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए है, जिसको साइंस कहा जाता है। देखिए साइंस में आपको 3 बुक पढ़ना होता है। एक तो होता है भौतिकी, जिसको फिजिक्स कहते हैं, एक होता है रसायन विज्ञान, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, एक होता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तीनों को मिलाकर पढ़ना है, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। तो ये तीनों को अलग अलग दे रहे हैं। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान के टॉप 30 MBBI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लाए हैं, जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर यह आपको 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो 4 क्वेश्चन आपको कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ईजी से आ जाएगा, ये 30 क्वेश्चन याद कर लेते हो। तो ये साइंस का है, जिसका केमिस्ट्री का मानेंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण। क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दे। देखिए उदासीनीकरण यानी कि उदासीनीकरण जो होता है, उदासीन मतलब होता है जिसमें अम्ल और क्षार एक उदासीन, जैसे पानी है उदासीन होता है। तो यहाँ पे कहा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक आपको एग्जाम्पल देना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करें, देखिए वैसी अभिक्रिया या उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षार ये क्षार को हम लोग भस्म भी कह सकते हैं। अम्ल एवं भस्म या क्षार आपस में अभिक्रिया कर दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं। समझिए प्रयास कीजिए, यानी कि वैसी अभिक्रिया, उदासीनीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल एवं क्षार, एक अम्ल होता है एक क्षार होता है, और जब दोनों कंबाइंड करते हैं, दोनों अभिक्रिया रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, उदासीन बना देता है। दोनों एक दूसरे क्या करता है, वो उदासीन बना देता है। तो याद रखना, दोनों एक दूसरे के उदासीन बना देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप NaOH क्या बोलते हैं, NaOH, और उसकी अभिक्रिया। NaOH एक प्रकार का क्या आपको भस्म है, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो एक प्रकार का अम्ल है। अगर दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों अभिक्रिया करेंगे, हमें रिएक्शन कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है? सबसे पहले तो लवण बनेगा NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं लवण, और H2O यानी कि जल, जिसको बोलते हैं वाटर पानी। ठीक है, H2O जिसका सूत्र होता है। दोनों अभिक्रिया बना तो क्या बना, एक लवण बना एक जल बना, लवण और जल बना। ठीक है, तो यह दोनों क्या बना, लवण और जल। अभिक्रिया किससे हुआ? अभिक्रिया जो हुआ है आपका यहाँ पे अम्ल और भस्म से। तो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया किए तो लवण एवं जल बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से CuOH का होल ट्वाइस प्लस 2 HCl, जब दोनों को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एक लवंग बनेगा CuCl2 और एक बनेगा जल यानी कि H2O। यह आपका क्वेश्चन 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया, VSCB के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया कर क्या दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है और लवंग और जल बनाता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। देखो इतना सटीक डिफिनीशन सिर्फ KKG स्टडी पर मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। तो KKG स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करना। साथ में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके PDF परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे निर्माण कर सकते हैं। देखिए अगर जिप्सम के साथ अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगर जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, सावधानी पूर्वक अगर गर्म किया जाता है तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगर उसकी अभिक्रिया हम गर्म कर रहे हैं, उसको हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है, यह आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, सिंपल है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे सावधानी पूर्वक, तो फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह की चिकना बनाने में, सतह जो होता है सरफेस जो चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है।
यानी कि सबसे पहला इसको खिलौना बनाने में उपयोग कर सकते हैं, सजावट के सामान जो था उसका बनाने में उपयोग कर सकते हैं, साथ में सतह की चिकनावन करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह हुआ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। साथ में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो हम प्लास्टर कराने जाते हैं, वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है जो काफ़ी हार्ड होता है। तो ये आपका उपयोग हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्माण होता है वो हो गया। ये क्वेश्चन बीएससी की 2013, 2016, 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है क्या पे संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि संतुलन रासायनिक समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन 2014, 2016, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्य, पहले मतलब जो अभिकारक है, पश्य मतलब प्रतिफल है, पहले और पश्य के तत्व की परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर आपको सिर्फ संतुलन रासायनिक समीकरण पूछे तो आपको यहाँ तक लिखना है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारक एवं प्रतिफलों का परमाणुओं का संख्या समान होता है। यहाँ पे पश्य एवं पहले के अभिकारक कह सकते हैं, पश्य के प्रतिफल कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। या ये भी लिख सकते हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं पश्य, यानी कि पश्य मतलब पहले मतलब अभिकारक, प्रतिफल मतलब बाद में, तो यह पश्चात प्राप्त मतलब प्राप्त होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा प्राप्त के परमाणु की संख्या समान होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक लिख लीजिए, यहाँ पे प्रतिफल लिख लीजिए, सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल एवं अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है तो उसे संतुलन रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यहाँ तक लिखना है। अगर आप यहाँ पे आगे क्वेश्चन कहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है तो यहाँ पे आगे डिफिनेशन लिखा है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की सरल विधि अनुमान विधि द्वारा किया जाता है। अनुमान लगाकर कि कैसे करना है तो देखिए अनुमान विधि द्वारा, अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, यानी कि सबसे सरल विधि अनुमान विधि है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सरल विधि को अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। सर्वप्रथम जो होता है सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पे संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण में सबसे जटिल यौगिक का चुनाव किया जाता है। सबसे जटिल यौगिक को सबसे पहले चुनेंगे, चाहे वो प्रतिफल हो या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकारक हो या प्रतिफल हो, जिसको हम अभिकारक भी कहते हैं या प्रतिकारक हो या प्रतिफल हो, और दोनों तरफ के परमाणुओं या अणुओं के परमाणु संख्या को 2, 3 या 4 लिखकर यहाँ पे समीकरण को क्या करेंगे, यहाँ पे संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले जटिल यौगिक को संतुलित करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और संतुलित होता चला जाएगा। तो अब इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है और उसके संतुलित करना क्यों आवश्यक है यह आपको बारे में जानकारी दिया गया है। ये डिफिनेशन बहुत छोटा है, अपने डिफिनेशन तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखिए संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोज करके एक नई पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, अगर कोयला जिसको कार्बन, यानी कि कोयला और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। जैसे कार्बन को गैस है, यहाँ पे O2 भी गैस है, दोनों को अगर हम जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ है जिसको संयोज करके एक बन रहा है। तो क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थों को संयोज करके एक नई पदार्थ का निर्माण होता है, तब इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो C+O2 = CO2। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो यहाँ पे 2H2O यहाँ पे +O2 का अभिक्रिया करेंगे तो 2H2O बनेगा जो कि जल बन जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक तत्व है जिसको बनकर एक नई पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये क्वेश्चन 2019-2021 के एग्जाम में देखने को मिला था।
देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, क्योंकि डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है 23 का, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस लिया जाएगा रूटेड बाय ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। डिफिनीशन बहुत प्यारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण देना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर हम जल से अभिक्रिया करेंगे तो हमको जिप्सम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जिप्सम प्राप्त होगा, और लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस बन जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल से अभिक्रिया करते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है, और जिप्सम जैसे ही प्राप्त होगा तो जिप्सम आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर वह ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसके लिए समीकरण था। ये क्वेश्चन 2014-2020 के एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए धोबियन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा में क्या अंतर है? सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे बेकिंग सोडा और धोबियन सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट पेस्ट की, क्या होता है, बाइकार्बोनेट पेस्ट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए जो बेकिंग सोडा था उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेट की अम्लीयता जो होता है, अधिक अम्ल हो जाता है पेट में, तो अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या कहता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, अम्लीयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो सोडियम कार्बोनेट की अम्लीयता को कम करने के लिए औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर धोबियन सोडा की बात करें तो यह प्रयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो धोबियन सोडा जो होता है वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है? अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना इस बात को कि आप बेकिंग सोडा होता है उसको पेट में जो अम्लीय हो जाता है, अम्ल हो जाता है, तो अम्ल को कम करने के लिए औषधि के रूप में, दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन धोबियन सोडा होता है उसके प्रयोगशाला में, जो प्रयोगशाला जहाँ पे लैब होता है वहाँ पे अभिकर्मक के रूप में इसका व्यवहार किया जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात के। और अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेकिंग सोडा में क्या होता है, देखिए रसोई घर जिसमें खाना बनता है, तो रसोई घर में खाने की सोडा का उपयोग यहाँ पे खस्ता होता है, जो मतलब कोई चीज़ बनता है तो कोई चीज़ बनेगा ना, तो अगर याद रखिएगा कोई चीज़ बनेगा जैसे खाने का सामान, तो उसमें खाने वाला सोडा जो बेकिंग सोडा होता है उसको डालते हैं खस्ता के रूप में। क्या होता है? खस्ता के रूप में उसको डालते हैं। तो रसोई घर में सोडा का उपयोग खस्ता यहाँ पे व्यंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब उसको खस्ता के रूप में किया जाता है। बेकिंग देखिएगा होटल में खाइएगा तो खूब एकदम खस्ता की तरह रहेगा, घर में खाइएगा तो थोड़ा चिम्मर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा खस्ता दिया जाता है, खस्ता में सोडा डाल दिया जाता है, बेकिंग सोडा। धोबियन सोडा की बात करें, कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह इसका दोनों में डिफरेंस था। यह क्वेश्चन आपको 2019-2023 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन क्या होता है? साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। जो साबुन होता है कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता, जबकि अपमार्जक है कठोर जल के साथ भी झाग बनाता है। सेकेंड हो जाएगा साबुन से जैव अपघटित हो जाता है, लेकिन कुछ अपमार्जक का जैव अपघटित नहीं हो पाता। देखिए साबुन से जैव अपघटित होता है, लेकिन अपमार्जक में कुछ अपघटक जो होता है वो क्या होता है? जैव अपघटन नहीं होता है। कुछ अपमार्जक ऐसे होते हैं जिससे जैव अपघटन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे शावन वशीय अम्लों जैसे। देखिए शावन वशीय, वसा मतलब जो होता है तेल, वशीय अम्ल जैसे पेट्रोलियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेशियम अम्ल है। देखिए यहाँ पे सावन वशीय अम्लों जैसे पोटेशियम अम्ल है। जो कि अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपमार्जक जो है
सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। क्या है, जो यहाँ पे बात करें, जो साबुन होता है, यहाँ पे साबुन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे साबुन नहीं साबुन, तो साबुन जो होता है, साबुन वसीय अम्लों जैसे यहाँ पे पोटेशियम लवण है, जबकि अपमार्जक उसी ने करे साबुन कैसे लिखा गया, थोड़ा सा मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, साबुन होगा। तो साबुन जो होता है वसीय अम्लों जैसे पोटेशियम लवण है, जबकि अपमार्जक होता है यहाँ पे सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। तो सिंपल है, सबसे पहले बात, कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं बनाता, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग बनाता है। साबुन जो होता है जब अपघटित हो जाता है, लेकिन कुछ अपमार्जक जल अपघटित नहीं हो पाता है। साबुन जो होता है वसीय अम्ल जैसे पोटेशियम लवण है। अपमार्जक आप ये सल्फोनिक अम्ल है जो सोडियम का लवण होता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 16 और 19 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है, इनका रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखे एवं उपयोग लिखे। सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। देखिए सबसे पहला बात, विरंजक चूर्ण का जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl का होल ट्वाइस होता है, इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग की बात करें, अगर बात करें तो इसका उपयोग कपड़े धोने के व्यंजक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में, जो कीटनाशु होता है, कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में किया जाता है। यहाँ पे कीटनाशु कारण के रूप में या कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 2011, 2015, 2023 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यानी कि वैसा यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तथा जिसमें पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयले को गर्म कर बनाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो हाइड्रोकार्बन होता है वह ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, तथा जिसे पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयला को गर्म करने पर बनता है। पेट्रोलियम को हवा की अनुपस्थिति में तथा कोयला को गर्म करने पर हम लोग हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। ये इसका डिफिनेशन है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एलिफैक्टिक, उसके बाद होता है एलिसाइलिक होता है, एलिसाइलिक क्या होता है, एलिसाइलिक, एक होता है एलिसाइलिक, होता है एलिफैक्टिक, उसका होता है आप एरोमेटिक। 3 प्रकार का हुआ। सबसे पहले एलिफैक्टिक, उसका एलिसाइलिक, उसका होता है एरोमेटिक। ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन बनते कैसे होते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के से बना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम की हवा की अनुपस्थिति में तथा कार्बन जो होता है, कोयला जो होता है, कोयला को गर्म करने से बनता है हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन बीएससी के 2017, 2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। नोट्स पीडीएफ परचेज करने के लिए मात्र 299 में आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, जिसमें आपको सेलेक्टेड किया हुआ डिफिनीशन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव सब चीज मिलेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में अंतर करें। देखिए ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था, उसके बाद बहुत सारा एग्जाम में पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए धातु की प्राकृतिक धनायन होती है, धनात्मक होती है, तथा इसका परमाणुओं में धनायन जो धनात्मक होता है, धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होता है। जो धातु होता है वो प्राकृतिक में धनायन होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, तथा यह परमाणुओं में जो इसके परमाणु होते हैं ना, परमाणुओं में धनात्मक आयन बनाने की क्षमता होता है, प्रवृत्ति होता है। जबकि अधातु की बात करें तो अधातु जो होता है प्राकृतिक में ऋणात्मक होती है और इसके परमाणु में ऋणात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ये क्षमता होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, धातु वे होती है जिसके तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। जो धातु होता है वे तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील धातु, जो कम क्रियाशील धातु होता है
वह तनु खनिज अम्ल से H2 जो हाइड्रोजन है विस्थापित नहीं करता है। जो अधिक अगर क्रियाशील होगा, अधिक जो धातु होता है, जो अधिक मजबूत होता है, वही कहता है कि ये तनु जो होता है, तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है। लेकिन कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील है तो विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, लेकिन कम क्रियाशील जो होगा तो कम क्रियाशील धातु तनु खनिज अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। लेकिन अधातु में क्या होता है, ये तनु खनिज अम्ल को हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, इसमें कम हो चाहे अधिक हो, यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता। लेकिन इसमें क्या होता है, धातु में अगर अधिक क्रियाशील है तो विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, अगर कम क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था, और डिफरेंस बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, जरूरत नहीं कि आप यही लिखिए, हो सकता है कि इसके डिफिनीशन के अलग भी तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि धातु अधातु के बारे में जो जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। धातु में लिख सकते हैं यह तन्य होता है, यह कठोर होता है। इसमें लिख सकते हैं यह मुलायम होता है या भंगूर होता है। धातु में करेंट प्रवाह हो सकता है, लेकिन अधातु में करेंट प्रवाह नहीं हो सकता। धातु हीट होता है, गर्म हो सकता है, लेकिन अधातु गर्म नहीं होता। इस प्रकार से आप ये अंतर लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF नोट्स के कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।